हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 का, जो कि लास्ट पार्ट है, जिसमें हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है प्राइवेटाइजेशन और दूसरी चीज़ हमारी ग्लोबलाइजेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जैसा कि इसके नाम से आप जान सकते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में हमको बताएगा कि कैसे इकोनॉमी में जो है प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल प्ले किया, कैसे चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दी गई, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को उनको मौका दिया गया। तो ये प्राइवेटाइजेशन के तहत आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 से पहले बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी, गवर्नमेंट ही उनका रूल्स रेगुलेशन बनाती थी, वही सारा कुछ डिसाइड करती थी। और उसके बाद 91 में क्या किया गया कि केवल 3 सेक्टर को छोड़ करके बाकी ज़्यादातर जो सेक्टर हैं उन सब में प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट लोगों को जो है आने की परमिशन दे दी गई, इंडस्ट्री चलाने की परमिशन दे दी गई। तो पहली चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हुई वो थी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना या कम होना, ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर का, सरकारी क्षेत्र का। इससे आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी जो पहले कंपनियां थी, जो वो ज़्यादातर सेक्टर में सरकार ही अपनी कंपनियां लगाती थी। अब सरकारी क्षेत्र जो था वो सीमित हो गया था, सिमट गने लगा था और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलने लगा था। जैसा कि इसके तहत हम पढ़ सकते हैं, द प्राइवेट सेक्टर आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू एंट्री इन एनी इंडस्ट्री एक्सेप्ट एटॉमिक पावर, रेलवे एंड डिफेंस। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर था अब उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा था, वो कोई भी इंडस्ट्री खोल सकता था। किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट जो व्यक्ति था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो था, वो अपनी कंपनी लगा सकता था, अपना ट्रेड कर सकता था, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता था, केवल 3 सेक्टर को छोड़ करके, केवल 3 इंडस्ट्री को छोड़ करके। कौन कौन सी वो 3 इंडस्ट्री जो अभी भी सरकार के पास थी? पहली एटॉमिक पावर, परमाणु शक्ति, दूसरी रेलवे और तीसरी डिफेंस यानी रक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित जितने भी हथियार वगैरह बनते हैं, ये सब चीज़ें। तो इन केवल 3 इंडस्ट्रीज़ में ही गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ रहा। इसके अलावा ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो प्राइवेट लोगों के हाथ में कर दी गई। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट कंपनियों के मालिक जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अंबानी, ये सब, इन सब लोगों के हाथ में जो है प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी इंडस्ट्रीज दे दी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैव बीन सोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्राइवेट कैपिटल्स विच वर इनकरिंग लॉसेस इन 1991। दूसरा काम क्या किया गया, 1991 में वो बहुत सारी कंपनीज़ जो सरकारी थी, जिनके मालिक सरकार थी, सरकार ने उनको बेच दिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने उनको बेच दिया। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। उनसे जो है पैसा ले लिया गया, उनको जो है प्राइवेट सेक्टर को सारी कंपनी सरकार ने बेच दी। जो कंपनी सरकार को लॉस दे रही थी, सरकार जिन कंपनियों से नुकसान उठा रही थी, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी कुछ पॉलिसीज अलग थी, इसलिए उसने वो सारी कंपनी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच दी। तो दूसरी ये बात हुई 1991 में, उसने उन सारी कंपनियों को बेच करके प्राइवेट के हाथ में कर दिया। थर्ड है PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट। बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सरकार ने कुछ कंपनीज़ में, कुछ इंडस्ट्री में अपनी इक्विटी का कुछ पार्ट जो था वो बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसका प्राइवेट लोगों को बेच दिया, बाहरी लोगों को बेच दिया। और ये प्रोसेस, ये जो उन्होंने काम किया, ये प्रोसेस कहलाई डिसइन्वेस्टमेंट। यानी अगर वो कुछ नया बनाते, हिस्सेदारी नहीं खरीदते तो इन्वेस्टमेंट, और ये कहलाया डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद बात करते हैं, PSU हैव बीन एडिशनल पावर एंड फ्रीडम टू एंटर जॉइंट वेंचर्स, रेज डेप्ट्स। PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने, यानी सरकार ने अब क्या किया,
दूसरे प्राइवेट लोगों के साथ जॉइंट में इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी, उनके साथ साझेदारी करनी शुरू कर दी अपनी कंपनीज़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में। और साथ ही साथ उनको कुछ पावर दे दी गई कि वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसको सही तरीके से रेगुलेट कर सकें। और साथ ही साथ रेज डेप्ट्स, उनको लोन भी देना शुरू कर दिया, उनको ऋण भी देना शुरू कर दिया, ताकि जिससे वो इंडस्ट्री अच्छे तरीके से चल सके। तो ये सब चीज़ें क्या थी? ये सब चीज़ें थी हमारी प्राइवेटाइजेशन के तहत, जो कि प्राइवेट सेक्टर था, उसमें किस तरीके से जो है ग्रोथ की। तो हमारी सरकार ने जो है 1991 में, जिस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय पर जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन दोनों ने मिल कर के इन चीज़ों को जो है किया, कंप्लीट किया। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। जब आप अपने देश की सीमा के अंदर से बाहर निकलना शुरू कर दें और वर्ल्ड लेवल पर एक मार्केट फेस करें, एक दूसरे के साथ कंपटीशन फेस करें, कई देशों में आपका व्यापार, आपका जो है इंटरेक्शन शुरू हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, कई देशों के साथ आप व्यापार करना शुरू कर दें, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंक्रीज लिमिट ऑफ इक्विटी 40 to 51%। हमारे देश में जो है सबसे अच्छी एक काम किया कि 91 से पहले जो है विदेशी व्यक्ति कोई भी हमारे इंडिया में आकर के इसलिए इंडस्ट्री नहीं लगाता था क्योंकि उसको किसी भी इंडस्ट्री में केवल 40% तक ही साझेदारी मिलती थी। और 40% साझेदारी मिलने का मतलब है कि वो कभी भी इंडस्ट्री का चेयरमैन या मालिक नहीं बन सकता था, या CEO या अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठ सकता था। क्योंकि 60% जो शेयर थे वो इंडियन लोगों के पास थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास रहते थे, इसलिए कभी भी विदेशी लोगों ने यहाँ पर जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन 91 के बाद जो है चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि सरकार ने अब लिमिट उसकी बढ़ा दी। जो इक्विटी लिमिट थी, जो पार्टनरशिप में जितनी इक्विटी खरीद सकते थे, वो 40% से बढ़ा करके 51% तक कर दी गई। अब विदेशी जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्हें एक उम्मीद जगी कि अब जो है हम 51% तक के शेयर खरीद करके जो है हम उस कंपनी के जो है हेड बन सकते हैं, और हमारे ही डिसीजन के अकॉर्डिंग वो कंपनी, वो इंडस्ट्री चलेगी, जिससे हम अपने फ्रीडम के अपनी ही फ्रीडम से उसको आसानी से चला सकेंगे और प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो वो लोग यहाँ पर आने के लिए जो अट्रैक्ट हुए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। नेक्स्ट बात है रिडक्शन इन टैरिफ। रिडक्शन इन टैरिफ यानी जो टैक्सेस होता है, जो टैक्स लगता था हमारे यहाँ इंडिया में, जो व्यापार करने के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाती थी, सरकार ने उस टैक्स को रिडक्ट किया, उसको घटाया, उसको बहुत हद तक कम कर दिया, जिससे कि विदेशी लोग इंडस्ट्री यहाँ पर आकर के लगाने लगे। उसके बाद बात करते हैं रिमूवल ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शन। कोटा रिस्ट्रिक्शन देखिए, उसके बाद सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने, कि जो विदेशों से माल आता था 91 से पहले, उसका एक कोटा बनाया हुआ था, रिज़र्व था कि भाई 10% ही जो है बाहर से ये वाला माल आप ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, या 20% ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद सरकार ने क्या किया, विदेशी लोगों को, विदेशी ट्रेडर्स को जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए कोटा सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो अब विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ये मौका था, और ट्रेडर्स के पास, बिजनेसमैन के पास ये मौका था कि वो आराम से कितना भी माल विदेशों से लाएं और उसको इंडिया में आकर के बेच सकें। तो इससे भी हम जो है ग्लोबलाइज हुए, काफ़ी कुछ हमारी इकोनॉमी को इसका लाभ होने लगा। लास्ट बचा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़। देखिए 91 से पहले क्या होता था कि जो रुपीज़ और डॉलर का जो कनेक्शन था, जो रुपीज़ की जो वैल्यू थी डॉलर के कंपैरिजन में, उसको गवर्नमेंट तय करती थी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट।
कि रुपीज़ की वैल्यू क्या करना, घटाना है कि बढ़ाना है। अब उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने ये चीज़ें हटा दी और केवल मार्केट फोर्सेस के ऊपर इसको डिपेंड कर दिया, डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि कितना रुपया यहाँ से विदेशी लेने आ रहे हैं, यहाँ पर जो है कितना डॉलर लेकर के आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना वो रुपीज़ में अर्न कर रहे हैं और उसको फिर एक्सचेंज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर दी कि जो रुपए की जो वैल्यू होगी वो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस के ऊपर होगी, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा हुआ। विदेशी लोग जो हैं अब इस चीज़ में हमारे यहाँ पर ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। तो उम्मीद है आपको ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।